हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डीएनए एनालिसिस। तो जितने भी टॉपिक हमने बायोटेक्नोलॉजी से कवर किए हैं, उम्मीद है वो आपने लेक्चर देखे होंगे। और अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम डीएनए एनालिसिस का टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। डीएनए एनालिसिस का मतलब क्या है? जब भी किसी चीज़ की आप एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करेंगे जो कि आपको उस चीज़ को पहचानने में हेल्प करे। तो अब यहाँ पर हम डीएनए की एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डीएनए को हम पहचानेंगे, डीएनए की स्टडी करेंगे। कोई अगर डीएनए का एक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है, अब इस डीएनए की आप एनालिसिस करेंगे, यानी कि इसको पहचानेंगे, इसको रीड आउट करेंगे ताकि इसकी जो खसूसियात हैं वो आपको पता चले और आपको ये पता चले कि ये डीएनए किस इंसान का है। तो अब देखें, अगर हम बात करें कि एक इंसान है, एक इंसान और दूसरा इंसान, दो इंसान हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं एक इंसान है ए और दूसरा इंसान है बी। तो अब ए के पास अपना डीएनए है और बी के पास अपना डीएनए है। अब हम अगर देखें तो इन दोनों के डीएनए को हम स्टडी करके क्या हम इन दोनों इंसान को पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इनके सिर्फ इनके डीएनए को हम स्टडी करके इनको पहचान नहीं सकते। हम जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसके डीएनए को एनालाइज करेंगे। अब डीएनए के अंदर हमें पता है कि डीएनए के 99% जो होता है वो डीएनए हर इंसान का सेम होता है। तो अगर हम इन दोनों के डीएनए को कंपेयर करेंगे तो 99% डीएनए क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को पहचान नहीं पाएंगे। 99% इनका डीएनए सेम होगा, सिर्फ 0.1% जो है वो डीएनए डिफरेंट होता है। और उस डीएनए को हम स्टडी करते हैं, 0.1% डीएनए को हम स्टडी करते हैं ताकि हम इन दोनों इंसान को डिफ्रेंशिएट कर सकें, इन दोनों इंसान को अलग अलग समझ सकें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं ताकि हम इंसानों को पहचान सकें और हम जो है डीएनए की एनालिसिस करें, डीएनए को अंडरस्टैंड करें और डीएनए को एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेट कर सकें। तो अगर हमें कोई डीएनए का पीस मिलता है और उससे हम उस कुछ ऐसी चीज़ें मालूम कर लेते हैं ताकि हमें उस इंसान का पता चल जाए कि ये डीएनए उस इंसान का है, तो ये हमारे लिए डीएनए एनालिसिस कहलाता है। तो ओवरऑल डीएनए एनालिसिस का मतलब है कि डीएनए की स्टडी करना और उसको स्टडी करके किसी इंसान के साथ रिलेट करना और पहचानना कि ये डीएनए किसका है। सेट ऑफ टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसा कि हमने पीसीआर को पढ़ा, जैसा कि हमने बाकी की जो भी टेक्निक्स को पढ़ा, वो सारी हमारे पास डीएनए की स्टडी के लिए यूज़ होती हैं। इट इज़ असेंशियल इन जेनेटिक्स, फॉरेंसिक्स, मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टेक्निक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेनेटिक्स के अंदर। फॉरेंसिक का मतलब है जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं सीन्स, क्राइम के अंदर जो भी क्राइम की सिचुएशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो डीएनए की जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये टेक्निक्स यूज़ होती है। टेक्निक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इनेबल द डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। ये जो टेक्निक्स हमने सारी पढ़ी, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक्स जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि किसी के जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम, जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम या फिर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए और उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर, उसको भी हम इन टेक्निक्स से आइडेंटिफाई करते हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर भी उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें कैसे, अगर आपको बहुत पुराना अगर कोई फॉसिल मिला है और उस फॉसिल का अगर आपके पास डीएनए मिल चुका है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट डीएनए के साथ, तो आपको इस तरह से इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके अंदर, इन टेक्निक्स के अंदर ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब इट इज़ यूज टू डायग्नोस द डिजीज, ड्रग्स के लिए और इन्हेंसिंग एग्रीकल्चरल यील्ड, यानी कि क्रॉप्स जो होते हैं, जो फसल होती है उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, और सॉल्विंग क्राइम्स, और क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि फॉरेंसिक्स के अंदर इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स डीएनए को समझने के लिए, डीएनए की स्टडी के लिए यूज़ होती हैं।
लेकिन अब हमें जो है 0.1% जो डीएनए है जो डिफरेंट है हर इंसान का, उसको स्टडी करना है। और उसके लिए हम जो है डीएनए एनालिसिस के अंदर बाकी की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑन डीएनए एनालिसिस इट इज़ फाउंड ईच इंडिविजुअल हैज़ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ डीएनए दैट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। हमें डीएनए एनालिसिस से जो है पता चला है कि जो कुछ ऐसा परसेंटेज है डीएनए का, यानी कि बहुत कम परसेंटेज है डीएनए का जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, उसका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं होता, वो ऐसे ही फालतू में आपके पास पड़ा होता है और उसकी जो सीक्वेंस है वो रिपीट होती रहती है। अगर मिसाल के तौर पे TAC है तो वो दोबारा TAC ऐसे इस तरह से वो जो कोडॉन है वो रिपीट होता रहेगा और इस तरह से वो आपके पास जीनोम के अंदर मौजूद होगा। उसका प्रोटीन की सिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं होगा, उसके अंदर प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है। दीज रिपीटेटिव यूनिट्स वेरी इन लेंथ फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये जो लेंथ होती है इनकी, ये जो परसेंटेज थोड़ा सा डीएनए को होता है, इसकी लेंथ हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होती है, सेम स्पीशी के अंदर भी। अगर आप एक इंसान के अंदर इस नॉन कोडिंग डीएनए की लेंथ देखेंगे तो वो दूसरे इंसान के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, सपोज़ ये डीएनए है, ये एक इंसान का डीएनए है और यहाँ पर आपके पास दूसरे इंसान का ये डीएनए है, तो इनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, यानी कि जो एंजाइम जहाँ पर आकर कट लगा सकता है, वो जगह इन दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगी। सपोज़ इसके अंदर यहाँ पर ये सीक्वेंसेस जो है मौजूद है, लेकिन अगर दूसरे इंसान के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट जगह पे उसकी सीक्वेंसेस होगी। तो अगर आप एंजाइम्स को अप्लाई करेंगे तो इनके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस नॉन कोडिंग डीएनए के, वो फ्रेगमेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो अब देखें इससे हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है इसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसे हम रिफ्लिप्स पढ़ते हैं, RFLPS रिफ्लिप्स। और ये रिफ्लिप्स जो है ये यूज़ होते हैं एज डीएनए फिंगरप्रिंट। रिफ्लिप्स का मतलब क्या है कि ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है इसकी हम करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इसका जब इसके कट लगते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो उस फ्रेगमेंट्स वो आपको जिस तरह से जेल के अंदर दिखते हैं, जिस तरह से वो जेल के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, वो पैटर्न जो है वो रिफ्लिप्स कहलाता है। यानी कि अगर आपने इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को उठाया और उसको यहाँ से कट लगा दिया और उसके बाद उसको उसके जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसका पैटर्न देखा, तो वो पैटर्न जो है वो रिफ्लिप्स कहलाएगा। रिफ्लिप्स का मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के बने हुए, और साथ में लेंथ उनकी जो है वो पॉलीमॉर्फ है। पॉलीमॉर्फ का मतलब है डिफरेंट इन लेंथ या फिर डिफरेंट इन साइज शेप। तो मॉर्फ हम कहते हैं साइज या फिर शेप को, तो पॉलीमॉर्फ का मतलब है डिफरेंट शेप्स। तो इसकी जो आपको दिखेगा वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट पैटर्न होंगे इसके। और ये जो पैटर्न होगा, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैटर्न होगा, ये हर इंसान के अंदर डिफरेंट होता है इस नॉन कोडिंग डीएनए के लिए। तो नॉन कोडिंग डीएनए का तो इसीलिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो 0.1% है ये हर इंसान के अंदर ये लेंथ के अंदर वेरी करता है ये सीक्वेंस। और ये जो है लेंथ के अंदर इस वेरी करेगा, तो इसके लिए जो पैटर्न होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फिर अगर आप दो इंसान के अंदर ये पैटर्न देखेंगे तो उनकी जो पैटर्न होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट पैटर्न की वजह से हम उनको अलग से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास रिफ्लिप्स ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप डीएनए को एनालाइज करते हैं, और इसको हम रिफ्लिप्स के जो टेक्निक है इसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट ये आपको जो दिखते हैं ये क्योंकि रिफ्लिप्स हर और इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप दो इंसान की रिफ्लिप्स देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे। और ये इसीलिए इनको हम फिंगरप्रिंट्स के तौर पे जान रहे होते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट भी हर इंसान के डिफरेंट होते हैं, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट के तौर पे इनको कहा जाता है। और साथ में ये जो डीएनए है, जो नॉन कोडिंग डीएनए है, इनकी जो लेंथ है वो रिपीटेटिव यूनिट्स की बनी होती है, यानी कि 20 to 40 बेस पेयर लॉन्ग यूनिट्स होते हैं इनके। और इतने पे जो है वो इंजाइम्स कट लगाएगा तो इतने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 20 to 40 बेस पेयर्स के फ्रेगमेंट्स इसमें बनेंगे। और ये जो डीएनए होता है नॉन फंक्शनल डीएनए, ये पास होता है ऑफस्प्रिंग तक, यानी कि ये पेरेंट से आपको मिलता है। और अगर ये मेंडलियन फैशन की बात कर रहे हैं तो मेंडलियन
फैशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जो है होगा यो वो आधा जो है एक पेरेंट से और आधा दूसरे पेरेंट से ये आपको डीएनए मिलेगा। तो दोनों पेरेंट से हाफ ऑफ डीएनए आपको ये ऑफस्प्रिंग से मिलेगा। तो अगर आप एक मदर का डीएनए उठा लें और यहाँ पर ये उसकी जो है यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स दिखेगी, और दूसरा आप चाइल्ड का डीएनए देख लें तो यहाँ पर भी उस आपको एक रिफ्लेक्स दिखेगी। तो आप अगर इनको मैच करेंगे तो यहाँ पर देखें ये आधा जो इनका रिफ्लेक्स होगा वो आपस में मैच हो रहा होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो मदर है ये इस चाइल्ड की है, और इस तरह से आप पेरेंटिंग जो है वो जान सकते हैं, ये पेरेंट कौन है इस बच्चे का। और ये भी आप इससे पता लगा सकते हैं क्योंकि ये मेंडलियन फैशन की तरफ से ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये जो है कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ रही है। तो इस तरह से आगे आप देखेंगे कि इस तरह से किस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं। अब इट इज़ यूज टू सेटल डाउन डिस्प्यूट्स ओवर पेरेंटेज। ये पेरेंटेज के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है। पेरेंटेज का मतलब ये है कि आपको अगर एक चाइल्ड मिला है और आप पता लगाना चाहते हैं कि उसकी मदर कौन है या फिर उसका फादर कौन है, तो ये इसे हम कहते हैं पेरेंटेज। तो पेरेंटेज आप इससे पता लगा सकते हैं। आप मदर का जो है रिफ्लेक्स देखेंगे और बच्चे का देखेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको दिखेंगी विद रिस्पेक्ट टू एक और दूसरा इंसान जिसका उस बच्चे के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर या आपको दो इंसान मिल रहे हैं और उसमें आप पता लगाना चाहते हैं को कौन सा इंसान जो है वो उसकी मदर है, तो आप जो है उनके रिफ्लेक्स को कंपेयर करेंगे, जिसका रिफ्लेक्स उस चाइल्ड के साथ ज़्यादा मैच करेगा वो उसका जो है एक्चुअल मदर होगी उसकी। तो इस तरह से रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स के अंदर ये जो मामलात आते हैं कि कोई बच्चा आपको मिल गया और आप पता लगाना चाहते हैं कि एक्चुअल मदर कौन है उसकी, तो इस तरह से ये एक्सीडेंट्स के अंदर ऐसे मामलात आपको दिखते हैं। It is used to identify criminals from blood, semen, saliva and hair follicle left at the scene of crime। तो आपको अगर कोई क्राइम सीन मिला है और अगर कोई वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वहाँ पर देखें क्राइम सीन पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि स्लाइवा, सेमन, ब्लड या फिर हेयर फॉलिकल आपको वहाँ से मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से आप जो है सबसे पहले उसका डीएनए निकालेंगे, उसके डीएनए से आप जो है उनका रिफ्लेक्स जो है वो आप निकालेंगे। तो अगर आपको एक बार वो रिफ्लेक्स मिल गया, उसके बाद जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सस्पेक्ट्स को जिन पर आपको शक है, उनका रिफ्लेक्स जो है उसके रिफ्लेक्स के साथ आप मैच करके पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल क्रिमिनल कौन है। यानी कि क्राइम सीन पर उस जगह पर जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर से आपको जो रिफ्लेक्स मिले हैं उसको आप मैच करेंगे उस आदमी के साथ जो आदमी आपको लगता है कि वो क्रिमिनल है। तो उसका अगर रिफ्लेक्स उसके साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब है वही उस क्राइम सीन पर मौजूद था और वही एक्चुअली क्रिमिनल है। तो इस तरह से क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनके सैंपल्स उठाकर, ब्लड से, सेमन से, सलाइवा से या हेयर फॉलिकल से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लंबी इसके बारे में डिस्कशन ऊपर हो गई हमारी। अब हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे कि डीएनए एनालिसिस किस तरह से की जाती है। तो डीएनए एनालिसिस नंबर ऑफ़ टेक्निक्स के अंदर की जाती है। जैसे कि सबसे यहाँ पर पहली टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स डीएनए एनालिसिस की एक टेक्निक है और डीएनए एनालिसिस की कुछ और भी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर एक मेथड को डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेथड यूज्ड इन डीएनए एनालिसिस। तो ये फर्स्ट मेथड है आपके पास, इसे डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स। आप जो है कलेक्शन करते हैं डीएनए के सैंपल्स की, ये लाजिम है। फ्रैक्शन ऑफ डीएनए सैंपल इज़ कलेक्शन फ्रॉम द ब्लड, सलाइवा, सेमन। ये बहुत सारी चीज़ों से आप डीएनए का जो है एक सैंपल उठा लेंगे और उसको जो है एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉपीज़ हमें चाहिए होंगी। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा हमें पीसीआर का यूज़ करके उसको पहले तो कॉपी कर लेना चाहिए उस डीएनए को। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स उसी डीएनए के आपको मिल जाएंगे। तो अब ये सैंपल्स हैं डीएनए के आपको मिल चुके हैं और अब आप इसके रिफ्लेक्स को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले डाइजेशन होगी और सेपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स, यानी कि आप जो फ्रेगमेंट आपके पास है उसको
एक एंजाइम से ट्रीट करेंगे और वो एंजाइम्स कौन सा होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब वो कट लगा देगा उस पर और उसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि कलेक्टेड डीएनए को आप डाइजेस्ट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और वो फ्रेगमेंट्स आप करेंगे सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके आप उनको फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेशन हो गई, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक और टेक्निक यूज़ की जाती है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर आपके पास एक डीएनए है और इसको आपने यहाँ से कट लगा दिए, तो ये आपके पास क्या हो गए, तो कुछ फ्रेगमेंट्स आपको इस तरह से मिल गए। अब लेकिन ये तो अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स हैं, तो इनको आप एक चीज़ यहाँ पर करेंगे कि अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ले लेंगे और उसको यहाँ पर डीनेचर करेंगे इस फ्रेगमेंट्स को, ताकि वो डीएस डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कन्वर्ट हो जाए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, यानी कि एसएस डीएनए। तो ये डबल स्टैंडर्ड से इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। साथ में ये इम्प्रूव करेगा बाइंडिंग विद नेगेटिवली चार्ज डीएनए टू पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, सेपरेटिंग इनटू द एसएस डीएनए फॉर लेटर हाइब्रिडाइजेशन टू द प्रोब। अब देखें यहाँ पर ये दो चीज़ें करेगा। एक तो इस डीएनए को जो है बाइंडिंग इम्प्रूव करेगा। अब देखें वहाँ पर हमने जिस मेम्ब्रेन पर इस डीएनए को पुट किया है, वो डीएनए उसके साथ बाइंड होगा, उस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा और वो उस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हम करवाएंगे किसकी हेल्प से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, ताकि वो डीएनए की जो है बाइंडिंग बढ़ा दे, पोलरिटी बढ़ा दे। और जब डीएनए जो है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हम इस मेम्ब्रेन को पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। तो डीएनए और ये मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर उसके बाद हम जो है एसएस डीएनए को सेपरेट करेंगे। अब देखें डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ब्लोटिंग का जो स्टेप है वो परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप डीएनए एट सेलुलर मेम्ब्रेन परफॉर्म। अब यहाँ पर हम नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, उसका यूज़ करेंगे और नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के साथ डीएनए को अटैच करेंगे। अ शीट ऑफ नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अल्कलाइन जेल। जो हमने अल्कलाइन जेल को यूज़ किया था उसके ऊपर हम एक शीट रख देंगे। वो शीट जो होगी वो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन की होगी। तो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ये हम वहाँ पर रख देंगे। तो एसएस डीएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो बाइंड होगा इस नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के साथ बाय आयन एक्सचेंज इंट्रैक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट करेंगे। डीएनए इज नेगेटिव चार्ज एंड जो मेम्ब्रेन होगी नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, तो उसके बाद हम इनको बेक करेंगे, यानी को इनको हीट देंगे। 80 सेंटीग्रेड तक इनको हीट देंगे ओवन के अंदर 2 आवर्स के लिए, यानी कि हम 2 घंटे के लिए। तो हमारे पास ये परमानेंटली अटैच हो जाएगी, यानी कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और ये मेम्ब्रेन आपस में परमानेंटली जुड़ जाएंगे। तो अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम डायरेक्टली इन डीएनए को देख नहीं सकते। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम देखें डायरेक्टली इसको देख नहीं सकते, तो अब हम हमेशा डीएनए को देखने के लिए हम रेडियो एक्टिव लेबल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है उस मेम्ब्रेन पर लगे हुए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हम कुछ लेबल्स को यूज़ करेंगे। यानी कि अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसके साथ हम कुछ ऐसे लेबल्स जोड़ देंगे जो कि क्या हो, रेडियो एक्टिव हो, तो वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो अब देखें हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री ही बेस पेयर्स जो है आपस में जुड़ते हैं। तो अगर हम ये प्रोब्स जो ऐड कर रहे हैं ये हम अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव होंगे, तो इस तरह से आपके पास जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो आपको रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स इस तरह से मिलेंगे। और जब इनको हम जो है उस मेम्ब्रेन पर अगर हम देखेंगे तो वो रेडियो एक्टिव होंगे, तो वो इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। तो अब हम इन रिफ लिप्स को, यानी कि वो छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, उनको हम प्रोब के साथ अटैच करेंगे, यानी कि उनको लेबल करेंगे। अब देखें कैसे होगा। The membrane is then exposed to radioactive probes to hybridize the denatured single-stranded DNA fragments in all bands। तो जो भी बैंड्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज़ करेंगे, जो कि जाकर वहाँ पर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, यानी कि अटैच हो जाएंगे बेस पेयर के रूल्स के हिसाब से। तो जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनके साथ रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स और जुड़ चुके हैं, तो अब वो सिंगल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, डबल स्टैंडर्ड के अंदर। और अब हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के
थ्रू, यानी कि हमने रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज़ किए तो अब वो हमें दिख सकते हैं रेडियो एक्टिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करेंगे, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन मेम्ब्रेन इज़ वाश्ड टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोब्स। अब ज़्यादा जो प्रोब्स होंगे उनको हम हटा देंगे, जितने उनके साथ जुड़ चुके हैं वही प्रोब्स वहाँ पर रहेंगे। द पैटर्न ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपोजिंग द मेम्ब्रेन ऑन एक्स रे फिल्म। उसके बाद हम एक्स रे फिल्म पर उनको देखेंगे, यानी कि एक्स इसे हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। यानी कि हम जब एक्स रेज उस पर अप्लाई करेंगे तो वो आप जो है वहाँ पर क्या होंगे, हमें दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको वो पूरे बैंड्स इस तरह से दिखेंगे जो कि उसके अंदर आपके पास मौजूद हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो भी बैंड्स हैं वो विजुअलाइज किस तरह से किए जा सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज़ किए थे तो वो अब ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू आपको वो सारे पैटर्न्स दिखेंगे, यानी कि रिफ्लेक्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। तो रिफ्लेक्स अगर आपको एक इंसान के रिफ्लेक्स दिख सकते हैं तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे इंसान के रिफ्लेक्स के साथ, और इस तरह से वो सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस किए। अब यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने देखें क्या किया था। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की, यानी कि जो हमने डीएनए सेपरेट किया है, जो डीएनए हमें मिला है उसको हम ट्रीट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ताकि वो फ्रेगमेंट्स बन जाएँ। तो जब वो फ्रेगमेंट्स आपके पास बन जाएँगे, ये देखें अब आपके पास यहाँ पर फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये फ्रेगमेंट्स जब यहाँ पर बन जाएँगे तो उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पुट करेंगे। अब यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो है आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर पैटर्न्स दिखेंगे इस तरह से। और जब ये आपको पैटर्न्स दिखेंगे तो उसके बाद जो है आप इसके साथ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप अल्कलाइन सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया, जो कि इसको कन्वर्ट कर दे रहा था किसके अंदर, इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करा था। और साथ में हमने नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर अटैच कर दी ताकि ब्लोटिंग हो जाए और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसके साथ, नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमने क्या यूज़ किया है, एक स्पंज को यूज़ किया है, जेल को यूज़ किया है, नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर हमने यूज़ किया ताकि अटैच हो जाए, और साथ में ऊपर से हमने हैवी वेट रखा है ताकि प्रेशर की वजह से वो आपस में अटैच हो जाए। तो जो पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाएगी, और ये आपस में जब अटैच हो जाएंगे तो परमानेंटली आपको ये फिर दिखेंगे। तो यहाँ पर डीएनए ट्रांसफ़र हो चुका है किस पर, नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन पर। उसके बाद अब देखें ये मेम्ब्रेन पर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है ये नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन है, इस पर ये डीएनए आपको अब देखें दिखेगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज़ करेंगे। नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन पर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो मौजूद है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। आप इसको विजुअलाइज़ करने के लिए आप रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ इसको हाइब्रिडाइज़ करेंगे। तो ये प्रोब जब यहाँ पर जाकर इनके साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर आपको ये कुछ देखें इस तरह से फ्रेगमेंट्स के साथ वो प्रोब्स अटैच हो जाएंगे। अब वो प्रोब रेडियो एक्टिव हैं तो फिर आप उनको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। तो अब आप उसको एक्सरे जो है वो अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको वो पूरे जो है वो इस तरह से दिखेंगे, और ये प्रोब की डिटेक्शन हो रही है, यानी कि अगर प्रोब के साथ वो भी अटैच हैं फ्रेगमेंट्स तो उनकी भी जैसे कि डिटेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपको वो पूरा पैटर्न दिखेगा, और वो बैंड्स का पैटर्न पूरा जो है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपको बैंड्स का जो पैटर्न है वो मिल जाता है तो आप इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपको क्राइम सीन पर कोई डीएनए का फ्रेगमेंट मिला है और उससे आपने पहले रिफ्लेक्स निकाले तो ये रिफ्लेक्स जो है उस क्राइम के सीन से आपको मिले हैं। अब आपको 3 बंदों पे जो है शक है कि उसने वो क्राइम किया होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस बंदे का रिफ्लेक्स जो है इसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें किसका मैच कर रहा होगा वही एक्चुअल क्रिमिनल है, वही वहाँ पर मौजूद था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें इसका थोड़ा-सा मैच कर रहा है, लेकिन सबसे जो कंप्लीट मैच कर रहा है वो किसका, यहाँ पर देखें, ये देखें, मतलब कि ये जो बंदा है इसका रिफ्लेक्स कंप्लीट इस क्राइम सीन वाले रिफ्लेक्स के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सस्पेक्ट, ये बंदा जो है ये उस क्राइम सीन पर मौजूद था और ये रिफ्लेक्स इस बंदे का है। तो इस तरह से आप क्राइम सीन्स को सॉल्व करेंगे और इस तरह से डीएनए की एनालिसिस की जाती है। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।